रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 19 कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी यहाँ आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों जो सबसे पहला टॉपिक है लेक्चर नंबर 19 के अंदर वो है फंक्शनल डिपेंडेंसी। अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। कहता है आपके टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उन एट्रीब्यूट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप की एक टाइप है जिसको हम फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। ठीक है जी। फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन कहता है इफ़ A and B are attributes or set of attributes of relation R। क्या मतलब है इस लाइन का? कहता है अगर आपके पास एक टेबल है जिसका नाम R है और उस R टेबल के अंदर दो एट्रीब्यूट हैं, दो कॉलम हैं जिनमें एक कॉलम का नाम A है और दूसरे कॉलम का नाम दूसरे एट्रीब्यूट का नाम B है। तो मैं यहाँ पे आपको रियल वर्ड में समझाता हूँ वो क्या करना चाह रहा है। कहता है जनाब आपके पास एक टेबल है जिस टेबल का नाम क्या है जी आर है। ठीक है। और कहता है इस आर टेबल के अंदर दो एट्रीब्यूट यानी दो कॉलम है, एक कॉलम का नाम ए है और दूसरे कॉलम का नाम क्या है जी बी है। ठीक है। यानी कुछ इस तरह कि जैसे ये एक कॉलम ए है और दूसरा कॉलम बी है। कहता है ए कॉलम के अंदर भी सारी बात कोई ना कोई वैल्यूज होंगी और बी कॉलम में भी कोई ना कोई वैल्यू होंगी। ठीक है। मान लेते हैं ए कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, ए कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो स्टूडेंट आईडी पड़ी हुई है। मान लीजिए 100 स्टूडेंट आईडी है, फिर 101 स्टूडेंट आईडी है, फिर 102 स्टूडेंट आईडी है, ऐसी स्टूडेंट आईडी पड़ी हुई है। और जो बी कॉलम है उसके अंदर मान लीजिए स्टूडेंट का नेम पड़े हुए हैं, जैसे जी खीज़र नेम पड़ा हुआ है, जैसे जी शहाल नेम पड़ा हुआ है, जैसे जी KST लर्निंग नेम पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, चंद के नाम लिखे हुए हैं, समझ रहे हो बात को। तो यानी देखें आर यहाँ पे क्या है, मेरे टेबल का नाम है। ए क्या है, मेरे टेबल का पहला कॉलम है। बी क्या है, मेरे टेबल का दूसरा कॉलम है। मेरे टेबल के पहले कॉलम के अंदर स्टूडेंट के रोल नंबर पड़े हुए हैं, दूसरे कॉलम के अंदर स्टूडेंट के नेम पड़े हुए हैं। ये बात वो कह रहा था। चले अब चलते हैं वापस। कहता है वो इससे हम ये कह सकते हैं डैट बी इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए। कहता है हम ये कह सकते हैं कि जो बी कॉलम है, जो बी एट्रीब्यूट है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, ए के ऊपर। ए पे डिपेंड क्यों कर रहा है? अगर आपको दोस्तों याद हो तो देखें, अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट की आईडी का आपको पता हो तो आप उसका नेम पता कर सकते हो ना? यस कर सकते हो। कैसे भला? आप सिंपली यूनिवर्सिटी में जाओगे, आप सिंपली स्कूल में या कॉलेज के जो एडमिशन डिपार्टमेंट है उसके पास जाओगे, उससे जाकर कहोगे यार मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसकी रोल नंबर है 100, मुझे बताओ उसका नाम क्या है। तो वो आपको क्या बताएगा? वो आपको डेटाबेस में सर्च करके बताएगा कि भाई जिस स्टूडेंट का तुम्हारे पास रोल नंबर है ना 100 उसका नेम है खिज़र। उसका नेम क्या है जी? खिज़र। तो देखें आपने स्टूडेंट के रोल नंबर से क्या फाइंड कर लिया? उसका नेम फाइंड कर लिया। तो दोस्तों अगर आप स्टूडेंट की किसी कॉलम से उसके किसी दूसरे कॉलम की वैल्यू फाइंड कर लो तो जिस कॉलम की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम कहते हैं ये वाला कॉलम उस कॉलम पर डिपेंड कर रहा है जिसकी वजह से हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है। तो हमने ए की वजह से बी की वैल्यू फाइंड की है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि ए जो है वो डिपेंड कर रहा है बी पर। तो जिसकी वैल्यू आप फाइंड कर सको वो डिपेंड कर रहा होता है और जिसकी वजह से आप वैल्यू फाइंड करते हो वो उसको हम कहते हैं ये क्या जी? डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट कहते हैं जो वैल्यू फाइंड करके दे आपको, और डिपेंडेंट उसे कहते हैं जो आपको जिसकी वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो। ठीक है जी। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद कहता है जी इफ़ ईच वैल्यू ऑफ ए इन आर हैज़ एसोसिएटेड विद इट एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ बी इन आर। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? कहता है जनाब आपके रिलेशन आर के अंदर जो ए कॉलम है, जो ए एट्रीब्यूट है, उसकी हर एक वैल्यू के सामने बी की एक सिंगल वैल्यू ज़रूर मौजूद होगी। तो देखें आपके सामने ही है, देखें ए के कॉलम के अंदर देखें हर वैल्यू के अगेंस्ट क्या है? एक सिंगल वैल्यू मौजूद है बी कॉलम के अंदर। देखें जैसे 100 उसके सामने एक वैल्यू है खिज़र, दूसरी वैल्यू है 101 उसके सामने एक वैल्यू है सिंगल शहाल, ऐसी 102 उसके सामने वैल्यू है KST लर्निंग। मतलब ये कि आपके रिलेशन आर के अंदर जो कॉलम ए है उसकी हर वैल्यू के सामने बी कॉलम की एग्जैक्टली एक वैल्यू मौजूद है। इसे कहते हैं दोस्तों फंक्शनल डिपेंडेंसी। कि अगर एक कॉलम
जो है वो आपके रिलेशन के अंदर किसी दूसरे कॉलम पर डिपेंड कर रहा हो, इसको कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या पाई जा रही है, फंक्शनल डिपेंडेंसी पाई जा रही है। इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं इसको। तो लेफ्ट सबसे पहले उस कॉलम का नाम बोलते हैं जो कॉलम यहाँ पे क्या है जी, डिटर्मिनेंट है, यानी जिसकी वजह से आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो। तो वो कौन सा, यहाँ पे ए की वजह से आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे ए, उसके बाद आगे लिखते हैं गोज टू, क्या लिखते हैं, गोज टू, ये एरो लगाते हैं, और फिर उसके बाद राइट साइड पे उस कॉलम का नाम बोलते हैं या उन सेट ऑफ कॉलम्स का नाम बोलते हैं जिनकी वैल्यूज आप फाइंड कर, ए की वजह से जिस कॉलम या जिन कॉलम्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं उस कॉलम या उन कॉलम्स का नाम हम यहाँ पे राइट साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें ए की वजह से आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बी की, तो मैं यहाँ पे लिख दिया बी। तो ये क्या कह रहा है बेसिकली, इसका मतलब ये ऐसे हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिकली। तो इसको हम जो है ना अब पढ़ेंगे कैसे, इसको हम पढ़ेंगे ए डिटरमाइंस टू बी, या ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी, या इसको ऐसे भी आप पढ़ सकते हो ए गोज टू बी, जिसका क्या मतलब है कि बी जो है वो डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर, यानी अगर आपके पास ए की वैल्यू होगी तो आप बी की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकोगे। लेकिन दोस्तों इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए का कोई फार्मूला पुट करोगे या बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, नहीं 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 नहीं। इसका सिर्फ मतलब इतना है कि आपके पास अगर ए की वैल्यू होगी ना तो आप उससे सिंपली बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बस इतना मतलब है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ए गोज टू बी। अब यहाँ पे जो बी है उसे दोस्तों हम टेक्निकली कहते हैं डिपेंडेंट, क्या कहते हैं, डिपेंडेंट। ये बात याद रखनी है, इसको टेक्निकली क्या नाम दिया जाता है, जो डिपेंड कर रहा हो, बी डिपेंड कर रहा है ए पर। अब यहाँ पे बी क्या है, बी यहाँ पे है डिपेंडेंट, ठीक है। और जो ए है जिस पर आप डिपेंड कर रहे हो उसको हम टेक्निकली यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये इनके टेक्निकली नाम है, क्लियर होगी बात। ये देखें जी, चलें नेक्स्ट चलते हैं जी। कहता है वी राइट दिस एज ए गोज टू बी, ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। उसके बाद रीड एज, कहता है इसको हम रीड कर सकते हैं, कैसे बोला, कहता है इसको हम पढ़ सकते हैं ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी, या फिर कहता है हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं ए डिटरमाइंस बी, या फिर हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं ए गोज टू बी, ठीक है, जैसी मर्जी पढ़ लो। लेकिन आगे वो एक बात कर रहा है, दिस डज नॉट मीन दैट ए केसेस बी और डैट द वैल्यू ऑफ बी कैन बी कैलकुलेटेड फ्राम द वैल्यू ऑफ ए बाय अ फार्मूला, जैसे मैंने आपको बताया था। कहता है इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप बी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करोगे ए की वजह से, या आप बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कोई ए का फार्मूला पुट करोगे। कहता नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप ए की वजह से बी की वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल नहीं सकते, मतलब आपके सामने ए की वैल्यू फाइंड हो गई आ जाएगी। अगर आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी, अगर आपके पास ए की वैल्यू है तो आपके पास बी की वैल्यू भी आ जाएगी। ये मतलब है सिर्फ इसका इतना सा। चलें जी, ये बहुत सारी बात देखिए मैंने आपको प्रैक्टिकली डाइव करवा दी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है जी, कहता है एट्रीब्यूट्स ऑफ सेट ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑन लेफ्ट साइड ये आर कॉल्ड। देखो जैसे मैंने बताया था आपको, याद ये देखो ना, आपका ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने लिखी है इसके अंदर क्या है जी, ये आपकी लेफ्ट साइड है, ए लेफ्ट साइड पे है और बी राइट साइड पे है। समझो ये जो गोज टू लिखा हुआ है, समझो ये इक्वल का साइन है और इसकी ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अब ये जो लेफ्ट साइड पे एट्रीब्यूट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट, और जो राइट साइड पे एट्रीब्यूट है इसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट। तो यही सर बता रहे हैं यहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एट्रीब्यूट के फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर जो लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल होता है, जो लेफ्ट साइड वाला एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। और जो राइट साइड वाले एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर एग्जांपल्स के तौर पर देखो, ए गोज टू या ए डिटरमाइंस बी कॉमा सी कॉमा डी, क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ए की वैल्यू होगी तो आप उससे जो है वो बी सी और डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों ए क्या है, ए यहाँ पे डिटर्मिनेंट है और बी सी और डी यहाँ पे क्या है, ये तीनों यहाँ पे डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, देखें डी गोज टू ई, क्या मतलब है इसका मतलब, अगर आप डी यहाँ पे क्या है, यानी यहाँ पे मतलब ये है कि ई जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, डी के ऊपर। मतलब यहाँ पे डी जो है वो डिटर्मिनेंट है और ई जो है वो डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, देखें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कहता है आपके पास मान लो एक टेबल है जिसका नाम STD यानी स्टूडेंट है, जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, उसके बाद प्रोजेक्ट का नेम और प्रोग्राम का नेम और उसके बाद क्रेडिट्स आवर्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो कहता है जी स्टूडेंट ID जो है, और ये बात याद रखिएगा दोस्तों, डिटर्मिनेंट हमेशा वो बनता है, ये बात याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट हमेशा, जैसे यहाँ पे देखो ए को मैंने डिटर्मिनेंट क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट दोस्तों वो बनता है जो कैंडिडेट की होती है, जो आपके टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। देखो मेरी बात सुनो, बी के पास जो वैल्यूज है क्या वो यूनिकली आइडेंटिफाई है, नहीं,
स्टूडेंट का नेम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होता, बड़े से स्टूडेंट का नेम कॉमन भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो ए के अंदर वैल्यूज है मतलब स्टूडेंट रोल नंबर, वो क्या है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई हैं। कभी भी एक स्टूडेंट का रोल नंबर किसी दूसरे स्टूडेंट के रोल नंबर से मैच नहीं करता। तो ये बात याद रखिएगा कि जो लेफ्ट आप अपने फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर जो लेफ्ट साइड पे डिटर्मिनेंट लिखते हो, या तो वो कैंडिडेट की होनी चाहिए या वो क्या होनी चाहिए, सुपर की होनी चाहिए। अगर आपका डिटर्मिनेंट कैंडिडेट की या सुपर की नहीं है तो वो डिटर्मिनेंट नहीं बन सकता। ठीक है जी, समझ आई बात की। सुपर की समझ ना कैसे कहते हैं, सुपर की कहते हैं अगर एक या एक से ज़्यादा कैंडिडेट की मिल जाए तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ आ सुपर की। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा, सुपर की के अंदर लाजमी नहीं, मान लो अगर आपकी सुपर की के अंदर तीन एट्रीब्यूट को मिलाकर आपने सुपर की बनाई है तो लाजमी नहीं है कि तीनों की का कैंडिडेट की होना लाजमी है, नहीं, उन तीनों में से कोई एक भी अगर कैंडिडेट की है ना तो फिर भी सुपर की बन जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जितनी नंबर ऑफ़ कीज़ है सब की सब का कैंडिडेट की होना लाजमी नहीं है। ठीक है, सुपर की के अंदर, लेकिन कम से कम एक कैंडिडेट की ज़रूर हो, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट आईडी गोज़ टू स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, प्रोग्राम का नेम और क्रेडिट आवर्स। क्या मतलब है इसका दोस्तों मतलब ये सिंपल सा ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, और जो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, प्रोग्राम का नेम और क्रेडिट्स हैं ये यहाँ पे क्या है जी, डिपेंडेंट्स हैं। ये डिपेंडेंट्स हैं, ये चारों जो है डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, स्टूडेंट आईडी के ऊपर। ऐसे ही आगे लिखा हुआ है प्रोग्राम नेम गोज़ टू क्रेडिट्स। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम नेम जो है वो डिटरमाइंस कर रहा है क्रेडिट्स को, यहाँ पे क्रेडिट्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, प्रोग्राम नेम के ऊपर। तो ये इतना डीपली कोई नहीं आपको बताएगा यूट्यूब के ऊपर, कोई भी नहीं बताएगा मेरे भाई, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। सो इसलिए मुझे पता मेरे लेक्चर थोड़े लेंथी ज़रूर होते हैं, लेकिन मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बच्चों की तरह जो है रेडी करवाता हूँ ताकि आपको पेपर के अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको लेंथी होने की वजह से आप छोड़ के चले जाते हो या वीडियो को स्किप कर देते हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आप बड़ी सी चीज़ें मिस कर दोगे। नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड कीज़, कहता है वी कैन डिटरमाइन द कीज़ ऑफ अ रिलेशन आफ्टर सीइंग इट्स फंक्शनल डिपेंडेंसी। कहता है ये बात याद रखना, ये बात याद रखना कि हम किसी भी टेबल के अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी देखने के बाद अपनी कीज़ डिफाइन करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट सुपर की इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट। कहता है सुपर की एक एट्रीब्यूट हो सकता है टेबल के अंदर, यहाँ वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है दैट आइडेंटिफाइज एनी एंटिटी यूनिकली। कहता है आपके टेबल के अंदर सुपर की एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। अब उनका उस सुपर की का काम क्या कहता है, टेबल के अंदर सुपर की जो है वो आपकी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। एंटिटी किसे कहते हैं, एंटिटी कहते हैं टेबल को। ओके, नेक्स्ट इन अ टेबल अ सुपर की इज़ एन कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स। कहता है सुपर की, अब वो वही बात ऊपर वाली कर रहा है, एट्रीब्यूट भी कॉलम की कहते हैं। तो सुपर की इज़ अ कॉलम, कहता है वो कोई कॉलम हो सकता है या वो सेट ऑफ कॉलम हो सकता है हुज वैल्यूज कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश वन और वन रो फ्रॉम एन अदर। कहता है एंटिटी यहाँ पे दोस्तों वो आपकी एंटिटी यहाँ पे एक रो को भी वो ले रहा है मेरे ख्याल से, एंटिटी यहाँ पे वो एक रो को डिनोट कर रहा है। मतलब वो कह रहा है कि आपकी जो सुपर की होती है वो हमें हेल्प करती है टेबल के अंदर एक रो को दूसरी रो से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। नेक्स्ट सो द फंक्शनल डिपेंडेंसीज हेल्प टू आइडेंटिफाई कीज़। कहता है सो ये हम बस साबित हुआ कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं ये हमें हेल्प करती हैं अपनी कीज़ को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे ये टेबल है एम्प्लॉय का, इसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय का एड्रेस है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है, प्रोजेक्ट की आईडी है और प्रोजेक्ट की सैलरी है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो इन तमाम जो एट्रीब्यूट है इनके अंदर कौन कौन सी कैंडिडेट की है, जिनकी कैंडिडेट की कौन सी होती है जिसकी वैल्यू यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। अब यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि जो एम्प्लॉय आईडी है ये भी कैंडिडेट की है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी हमेशा यूनिक होती है। उसके बाद एम्प्लॉय नेम ये कैंडिडेट की नहीं है, एम्प्लॉय एड्रेस ये भी कैंडिडेट की नहीं है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ये भी कैंडिडेट की नहीं है, प्रोजेक्ट आईडी कैंडिडेट की होगी। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट आईडी दोस्तों क्या है जी, यूनिकली आइडेंटिफाई होती है, लेकिन उसके बाद जो प्रोजेक्ट की सैलरी है ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होती, इसलिए ये भी कैंडिडेट की नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं ना कि एम्प्लॉय आईडी गोज़ टू एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। कि अगर आपके पास एम्प्लॉय की आईडी हो तो आप उससे क्या क्या फाइंड कर सकते हो, एम्प्लॉय का नेम फाइंड कर सकते हो, एम्प्लॉय का एड्रेस फाइंड कर सकते हो और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट फाइंड कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस और एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है ये डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, एम्प्लॉय आईडी के ऊपर। यानी यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ पे क्या जी, सुपर की है, यानी यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, और जो एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे डिपेंडेंट है। ठीक है जी, बड़ी अच्छे से एग्जाम्पल मैंने करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों इन्फ्रेंस रूल्स। ये इन्फ्रेंस रूल्स क्या होते हैं दोस्तों आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बरअक्स
सॉरी बरक्स कह रहा हूँ, आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज से हमने कुछ रूल्स अखज़ किए हैं, आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी से हमने कुछ रूल्स अखज़ किए हैं जिनको हम कहते हैं इन्फ्रेंस रूल्स। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस फॉर फंक्शनल डिपेंडेंसीज कॉल्ड इन्फ्रेंस एक्सियम्स और आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स। मतलब क्या है इसका, कहता है जनाब जो इन्फ्रेंस रूल्स होते हैं उनको हम इन्फ्रेंस एक्सियम्स भी कह सकते हैं या उनको हम आर्मस्ट्रॉन्ग एग्जाम्स भी कह सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यह आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि बताओ इन्फ्रेंस रूल्स को क्या कहते हैं। तो इन्फ्रेंस रूल्स के दो नाम हैं, इन्फ्रेंस एग्जाम्स और दूसरा आर्मस्ट्रॉन्ग एग्जाम्स। ठीक है जी, एग्जाम्स। नेक्स्ट, अब ये दोस्तों जो इन्फ्रेंस रूल्स वो पर बता रहा है कि जो इन्फ्रेंस रूल्स उसने अखज़ किए हैं, ये इन्फ्रेंस रूल्स कौन कौन से हैं दोस्तों। पहला जो इन्फ्रेंस रूल है वो है जी रिफ्लेक्सिविटी। ये रूल्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए कि कौन कौन से रूल्स हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला रूल है जो है वो है जी रिफ्लेक्सिविटी, दूसरा रूल है अगमेंटेशन, तीसरा रूल है ट्रांजिटिविटी और चौथा रूल है एडिटिविटी और यूनियन, अगला रूल है प्रोजेक्टिविटी और डीकम्पोजिशन, अगला रूल है सूडो ट्रांजिटिविटी। तो ये कितने रूल हुए, 1 2 3 4 5 6 206 इन्फ्रेंस रूल्स कितने हैं, 6 हैं, जिनके आपको फिंगर टिप्स पे नाम याद होने चाहिए। ठीक है जी। तो पहला रूल बता देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। पहला रूल कहता है जी रिफ्लेक्सिविटी। अब ये दोस्तों पहला आपका जो इन्फ्रेंस रूल है वो है जी रिफ्लेक्सिविटी। अब ये रिफ्लेक्सिविटी क्या कहता है, कहता है इफ़ बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, यानी कहता है अगर बी एक एट्रीब्यूट है एक रिलेशन के अंदर, एक टेबल के अंदर, और ए हो जो है एक दूसरा एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे सबसेट का मतलब क्या है, सबसेट कहते हैं अगर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो दूसरे एट्रीब्यूट के अंदर बिलोंग कर रही हो। जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा कि ये सेट दूसरे सेट का सबसेट है। क्या मतलब इस सेट की सारी वैल्यूज़ इस सेट में मौजूद हैं। तो दोस्तों अगर एक सेट की सारी वैल्यूज़ किसी दूसरे सेट में मौजूद हो तो हम कहते हैं ये वाला सेट जो है वो इस सेट का सबसेट है। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक सेट है आपके पास ए और एक सेट है बी, मैं आपको कहता हूँ बी की सारी वैल्यूज़ ए के अंदर मौजूद है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे बी जो है इस सबसेट ऑफ ए, कि जो बी है वो सबसेट है ए सेट का। अच्छा जी, कहता है देन ए गोज़ टू बी, कहता है अगर आप ये कहो कि ए जो है वो गोज़ टू है बी के, दिस आल्सो इम्प्लाइज डैट ए गोज़ टू ए। मतलब कहता है अगर ए जो है वो फाइंड कर रहा है बी की वैल्यू को, तो कहता है ये हम कह सकते हैं कि ए जो है वो इटसेल्फ अपनी वैल्यू को भी फाइंड कर सकता है। ऑलवेज होल्ड्स फंक्शनल डिपेंडेंसीज ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड ट्रिवियल डिपेंडेंसीज। मतलब वो कहता है ये जो रिफ्लेक्सिविटी डिपेंडेंसी होती है ना, जो इन्फ्रेंस रूल है, इसका मतलब ये है कि अगर एक एट्रीब्यूट किसी दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो एट्रीब्यूट इटसेल्फ अपनी वैल्यू को भी फाइंड कर सकता है। जैसे फ़र्ज़ करें, मैं यहाँ बताता हूँ आपको, कहता है अगर मान लो कि आपका ये जो ए सेट है ये बी सेट की वैल्यू को फाइंड कर रहा है, तो कहता है ये यकीनन बात है कि ए जो है वो इटसेल्फ अपनी खुद की वैल्यू को भी डिटरमाइन कर सकेगा, अपनी खुद की वैल्यू को भी फाइंड कर सकेगा। इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी रूल। और इस रिफ्लेक्सिविटी रूल को दोस्तों एक दूसरा नाम भी उसने दिया, कौन सा, ट्रिवियल डिपेंडेंसीज। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल कहता है जैसे मान लो आपको एक एग्जाम्पल उसने दिया, कहता है स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस गोज़ टू स्टूडेंट नेम। मतलब कहता है मान लो कि स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस जो हैं वो मिलकर स्टूडेंट नेम फाइंड कर रहे हैं, तो कहता है हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट नेम अकेला भी स्टूडेंट नेम फाइंड कर सकता है। ये मतलब है सिर्फ इसका। ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस एग्जाम्पल के अंदर स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस क्या है, डिटर्मिनेंट है, और स्टूडेंट नेम क्या है, डिपेंडेंट है। और दूसरी एग्जाम्पल में क्या है, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट नेम दोनों, एक तरफ स्टूडेंट नेम जो है वो डिटर्मिनेंट है और दूसरी तरफ स्टूडेंट नेम जो है वो डिपेंडेंट है। ये मतलब है सिर्फ इसका। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला रूल है जी इन्फ्रेंस रूल है दूसरा कौन सा जी, एगमेंटेशन। एगमेंटेशन क्या होता है जी, कहता है इफ़ वी हैव ए गोज़ टू बी देन ए सी गोज़ टू बी सी फॉर एग्जांपल। मतलब कहता है जनाब अगर आपका एक एट्रीब्यूट है ए और दूसरा एट्रीब्यूट है बी, और कहता है अगर ए जो है वो गोज़ टू है बी के, तो कहता है हम ये कह सकते हैं कि ए सी गोज़ टू बी सी। मतलब अगर दो एट्रीब्यूट को मिला दें तो फिर वो आगे मजीद दो एट्रीब्यूट को फाइंड कर सकते हैं। ये मतलब कहना चाह रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर वो कह रहा है, फ़र्ज़ करो कि अगर आपकी एक स्टूडेंट आईडी जो है वो आपका स्टूडेंट नेम फाइंड करके दे सकती है, तो कहता है फिर हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी के साथ अगर हम स्टूडेंट एड्रेस भी मिला दें तो वो भी हमें स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस फाइंड करके दे सकती है। ठीक है। तो कहता है ये तो कंफर्म बात है ना कि देखो ना आपके पास स्टूडेंट, देखो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, देखो अगर आप स्टूडेंट आईडी से स्टूडेंट का नेम फाइंड कर सकते हो तो ये कंफर्म बात है कि अगर आप स्टूडेंट आईडी के साथ स्टूडेंट का नेम मिला दो
तो आप स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का एड्रेस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है वो असल में। तो ये भी उम्मीद है आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी, बाकी आप खुद भी अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको और मज़ीद अच्छी से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट अगला रूल है जी ट्रांजिटिविटी। ये ट्रांजिटिविटी तो रूल दोस्तों क्या कहता है, ट्रांजिटिविटी रूल दोस्तों बेसिकली उल्ट काम करता है। ऐसे देखो, कहता है अगर ए जो है बी जो है डिपेंड कर रहा है ए पर, यानी आप ए से बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और फिर कहता है एंड बी गोज़ टू सी, मतलब कहता है अगर आप आगे बी से आगे सी की वैल्यू फाइंड करते हो तो कहता है हम ये कह सकते हैं कि आप ए से डायरेक्टली सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। देखो ना, जैसे अगर आप एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन को फाइंड कर सकते हो और वो आगे मजीद तीसरे पर्सन की वैल्यू को फाइंड कर सकता है, तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो पहला पर्सन है वो तीसरे पर्सन को डायरेक्टली भी फाइंड कर सकता है। ठीक है, तो यही वो बात कर रहा है। कहता है देन ए गोज़ टू सी, कहता है अगर ए जो है वो बी को फाइंड कर रहा है और बी आगे मजीद सी को फाइंड करके दे रहा है, तो कहता है हम ये कह सकते हैं कि ए डायरेक्टली भी सी को फाइंड कर सकता है, ए डायरेक्टली भी सी को फाइंड कर सकता है। इस यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर वो कह रहा है, मान लो इफ़ स्टूडेंट आई डी गोज़ टू प्रोग्राम नेम एंड प्रोग्राम नेम गोज़ टू क्रेडिट्स, मतलब वो कह रहा है कि अगर स्टूडेंट आईडी जो है वो प्रोग्राम नेम को फाइंड करके दे रही है और आगे जो प्रोग्राम नेम है वो आगे मजीद क्रेडिट्स को फाइंड करके दे रहा है, तो कहता है हम ये कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट आईडी है वो डायरेक्टली भी क्रेडिट्स को फाइंड कर सकती है। ये वो कहना चाह रहा है, इसको कहते हैं ट्रांजिटिविटी इन्फ्रेंस रूल। अगला रूल है जी एडिटिविटी और यूनियन। एडिटिविटी और यूनियन क्या होता है दोस्तों, एडिटिविटी और यूनियन बेसिकली ये होता है, देखो आपने कहा कि ए जो है वो बी को फाइंड कर रहा है और ए जो है वो सी को भी फाइंड कर रहा है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। देखो आपने कहा, देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, आपने कहा कि ए जो है वो फाइंड करके दे रहा है क्या भला बी को, फिर आपने कहा ए जो है वो फाइंड करके दे रहा है सी को, तो दोस्तों हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं शॉर्टली कि ए जो है वो फाइंड करके दे रहा है ए बी को और सी को, बी कॉमा सी को, आप ऐसे शॉर्टली भी तो लिख सकते हो। ये क्या आपका ये इसका मतलब तो सेम यही बन रहा है कि ए फाइंड करके देगा बी और सी की वैल्यू को, और अगर आप इस तरह अलग अलग करके लिख रहे हो, मतलब कहता है अगर आप इस तरह दो चीज़ों को अलग अलग करके लिख रहे हो तो कहता है इसको हम एक दफ़ा ऐसे इकट्ठा मिलाकर भी लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं यूनियन रूल कि ए फाइंड, देखो ना इन दोनों में डिटर्मिनेंट कॉमन है ना, डिटर्मिनेंट क्या है जी कॉमन है, तो हमने उस डिटर्मिनेंट को एक दफ़ा लिख के आगे जो हमारे पास दो जो डिपेंडेंट थे, दो अलग अलग थे, उनको हमने एक दफ़ा लिख दिया कॉमन लगा के, तो कहता है ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं यूनियन रूल या एडिटिविटी रूल। आगे कहता है जी डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है, डीकम्पोजिशन मतलब इसके उल्ट, इसके बिल्कुल उल्ट। इसके उल्ट क्या मतलब अगर ऐसे लिखा हो, मगर अब अगर कहता है ऐसे लिखा हो यानी बिल्कुल इसके उल्ट क्या मतलब कि अगर कहता है आप ऐसे लिख रहे हो कि ए गोज़ टू बी कॉमा सी, तो कहता बी कॉमा सी मतलब क्या मतलब है इसका कि ए जो है वो बी और सी को फाइंड करके दे रहा है, तो कहता हम इसको ऐसे अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। जैसे अब आपने यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अलग अलग था, आपने उनको मर्ज किया, यहाँ पे मर्ज है आप उसको अलग अलग कर रहे हो, कैसे बोला, कहता अगर ऐसे लिखा हो ए गोज़ टू बी कॉमा सी, तो कहता आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ए गोज़ टू बी देन ए गोज़ टू सी, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यानी यहाँ पे क्या था, यूनियन रूल में क्या था, यूनियन या एडिटिविटी रूल में क्या था, दो अलग अलग चीज़ें थी उनको आपस में आपने कंबाइन कर दिया। और यहाँ पे डीकम्पोजिशन रूल में क्या जी कि आप बस दो इकट्ठी चीज़ें हैं, आपने इनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है जी, इसको कहता है डीकम्पोजिशन करना, यानी एक चीज़ को तोड़ना, तो दो डिफरेंट मल्टीपल चीज़ों में। ठीक है, तो ये उसने आगे एग्जाम्पल भी दी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं जी सूडो एंड ट्रांजिटिविटी रूल। ये रूल कहता है, जनाब अगर मान लो आप इफ़ ए गोज़ टू बी, मतलब अगर आप ए से बी की वैल्यू फाइंड कर रहे हो एंड सी बी गोज़ टू डी, और फिर आगे सी और बी से आप डी की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, कहता है हम देन ये कह सकते हैं कि हम ए और सी को मिलाकर डी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब देखो ना, कहता है अगर आप ए से बी की वैल्यू फाइंड कर रहे हो और सी बी से डी की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो कहता है ये यकीनन बात है कि अगर हम जो है सी बी की जगह पे ए सी कर दें तो फिर भी हम डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें देखें ना डी फाइंड करने के लिए हमें क्या ज़रूरी था, डी फाइंड करने के लिए हमें सी और बी सी बी चाहिए था। तो अगर आपको ये दोनों मिलाकर भी आप डी फाइंड कर रहे हो, तो दोनों में से कोई एक भी अगर हो जाए और साथ कोई दूसरा मिल जाए तो फिर भी तो आप डी फाइंड कर सकते हो ना। तो यानी यहाँ पे उसने एग्जाम्पल कैसे दिया गया था, मान लो कि अगर आप स्टूडेंट आईडी से स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट नेम फाइंड कर रहे हो, और फिर आगे स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट के नेम से और उसके फादर नेम से अगर आप स्टूडेंट का एड्रेस फाइंड कर रहे हो, तो कहता है आप ये भी कह सकते हो कि आप स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम को मिलाकर या उसके फादर नेम को मिलाकर स्टूडेंट एड्रेस भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है जी, इसको कहते हैं सूडो रूल या ट्रांजिटिविटी रूल। ठीक है जी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास दो अलग अलग चीज़ें थी,
दो अलग अलग चीज़ें थी, हमने उनको क्या कर दिया, रिप्लेसमेंट कर दिया उनकी, मतलब एक डिटर्मिनेंट की जगह पे दूसरे डिटर्मिनेंट को रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट अगला टॉपिक आ रहा है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, नॉर्मल फॉर्म्स। ये नॉर्मल फॉर्म क्या होते हैं? नॉर्मल फॉर्म बेसिकली एक टेक्निक है। नॉर्मल फॉर्म इज़ अ टेक्निक इन विच रिड्यूस और मिनिमाइज द रिडंडेंसी फ्राम द टेबल्स। कि अगर दोस्तों नॉर्मल फॉर्म एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने टेबल में से रिडंडेंसी या डुप्लीकेसी को रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कैसे एग्जाम्पल कैसे बताया इस चीज़ को, देर आर टू गोल्स ऑफ द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। कहता है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन करने के दो गोल्स होते हैं, यानी दो मकसद हैं जिनकी वजह से हम टेबल के ऊपर नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करते हैं। पहला क्या जी? पहला मकसद है एलिमिनेट रिडंडेंट डाटा, मतलब रिडंडेंट डाटा दोस्तों किसे कहते हैं? मतलब अगर आपके टेबल में एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो इसको कहते हैं रिडंडेंसी, इसको कहते हैं डुप्लीकेसी। मान लो आपने देखो, जैसे देखो आपने एक दफ़ा स्टूडेंट आईडी लिखी 100, आपने अगेन फिर लिख दी 100, फिर लिख दी 100, दिस इज़ अ डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी, कि आप एक ही टेबल में सेम डाटा बार बार रिपीट कर रहे हो। तो कहता है हम ये जो सेम डाटा बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये जो बार बार रिपीट हो रहा है, कहता है इसको रिमूव करने के लिए हम जो है क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो ये पहला गोल है उसका। दूसरा गोल क्या है? इंश्योर डाटा डिपेंडेंसीज मेक सेंस ओनली स्टोरिंग रिलेटेड डाटा। मतलब दूसरी बात क्या है? पहला गोल तो समझ आ गया ना आपको, कि मतलब जो डुप्लीकेट डाटा था उसको रिमूव करने के लिए हमने नॉर्मलाइजेशन की। दूसरा कहता है गोल हमारा ये होता है कि देखो एक टेबल है आर जो कि स्टूडेंट के लिए बनाया गया, मतलब उसमें क्या होगा, स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा। अब दोस्तों आप स्टूडेंट के टेबल के अंदर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर कर दो, क्या ये वैलिड बात है? क्या ये ठीक बात है? नहीं, ये तो आप क्या कर रहे हो, एक टेबल के अंदर इनवैलिड रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हो जो कि रिलेटेड ही नहीं है उसके। अब स्टूडेंट के रिकॉर्ड के साथ दोस्तों एम्प्लॉय के रिकॉर्ड का क्या मकसद है? तो जनाब कहता है हमारे टेबल के अंदर हम नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करने का जो दूसरा मकसद होता है वो ये होता है कि हमारे टेबल में सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड रिकॉर्ड स्टोर हो, मतलब वो रिकॉर्ड जो सिर्फ इस टेबल के रिलेटेड है। मतलब अगर ये स्टूडेंट का टेबल है तो इसमें सिर्फ स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर हो, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर ना हो। और पहला मकसद क्या था कि हमारे टेबल के अंदर जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है वो स्टोर ना हो। ठीक है, तो ये दो मकसद हैं उसके। नेक्स्ट कहता है बोथ ऑफ दीज आर worthy goals as they reduce the amount of space a database consume and ensure the data is logically stored। मतलब कहता है नॉर्मलाइजेशन करने के जो दो हमने गोल्स आपको बताए हैं, इन दो गोल्स का मेन जो मोटिव है वो ये है कि हमारी जो डाटाबेस की स्पेस है वो कम से कम यूज़ हो और जो हमारा डाटा है वो लॉजिकली एक दूसरे के साथ क्या हो, कनेक्टेड होना चाहिए। ये मेन मोटिव है। नेक्स्ट दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के डिफरेंट दोस्तों टाइप्स हैं, नॉर्मल फॉर्म की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो पहली टाइप का नाम है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बेसिकली ये कहता है अ रिलेशन इन दी इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एट्रीब्यूट इज सिंगल वैल्यूड फॉर ईच टपल। मतलब वो कहता है जनाब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये नॉर्मल फॉर्म की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि आपके टेबल की एक रो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब हर कॉलम के पास सिंगल वैल्यू हो, मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। कहता है अगर आपके टेबल के अंदर किसी कॉलम के पास मल्टीपल वैल्यू हैं तो कहता हूँ हम उनको दो रो में डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दिया है, जैसे एक स्टूडेंट का टेबल है, इसके अंदर देखो एक स्टूडेंट आईडी है जिसकी जो है S1015। अब अगर आप देखो तो इस रो के अंदर एक कॉलम है जिसका नाम है बुक आईडी। अब बुक आईडी यहाँ पे देखो दो बुक आईडी पाई जा रही हैं, एक ही कॉलम के अंदर दो दफ़ा वैल्यू पाई जा रही है। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट कौन से होते हैं? ऐसे एट्रीब्यूट जिनके एक सेल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज आने के चांस होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे बुक आईडी मल्टीपल टाइम आ रही है, एक स्टूडेंट की दो बुक्स है ना, तो देखो उसने एक ही सेल के अंदर दोनों बुक आईडी लिख दी हैं, B089454 और B06352। तो ऐसे हो सकता है कि एक ही सेल में दो वैल्यूज़ आ जाएँ? नहीं। आप फादर ऑफ DBMS जो थे उन्होंने क्या कहा हुआ है, उन्होंने आपको मना किया हुआ है कि आप अपने रिलेशनल डेटाबेस के अंदर कभी भी EF कोड फादर ऑफ DBMS ये कहते हैं कि आपके टेबल के अंदर एक सेल के अंदर कभी भी एक से ज़्यादा मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं होनी चाहिए। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप इसके ऊपर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करोगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली इस एक सिंगल रो को दो रो में डिवाइड कर देगा। दो रो में क्यों डिवाइड करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीपल वैल्यूज़ पाई जा रही हैं कितनी हैं? दो है ना, तो दो रो में डिवाइड कर देगा। जब इनको दो रो में डिवाइड करेंगे तो ये कुछ टेबल की इस तरह का बन जाएगा। मतलब पहली रो के अंदर पहली बुक आईडी, दूसरी रो के अंदर दूसरी बुक आईडी।
ठीक है। तो ऐसे तो इस तरह दोस्तों ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है, जो क्या करता है हमारे टेबल के अंदर जहाँ जिस कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज़ पाई जा रही होती हैं उन मल्टीपल वैल्यूज़ को डिफरेंट रोज़ में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, ताकि हमारे टेबल के अंदर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट ना पाया जा सके। समझ आ गई। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारे नॉर्मल फॉर्म की जो दूसरी टाइप होती है उसको हम कहते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इसको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर 20 के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।